चेक का मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए। इंटरनल चेक का मतलब होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होगा हम उसको इंटरनली चेक करवाएंगे। अब आप कहोगे सर इंटरनली चेक करवाने का क्या मतलब है? देखिए, आपने पेटी केस बुक का नाम सुना है? पेटी केस बुक का, पेटी केस का नाम सुना है? हाँ सर। पेटी केस के अंदर हम हमारे स्टाफ को कुछ पैसा दे देते हैं कि भैया डेली का जो खर्चा हो वो आप कर लेना, ठीक है। शाम को वो बंदा हमें हिसाब बना के लाके देता है कि सर देखो ये आज के दिन आपने मुझे इतना पैसा दिया था और इतना इतना पैसा यहाँ पे लग गया है, और आप उसका देख लेते हैं खर्चा ओवरऑल की ठीक है, टोटल वोटल सही है, और आप उसको और पैसे देके अगले दिन के लिए काम स्टार्ट कर देते हैं। बोलिए हाँ या ना? यस। सिमिलरली बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आपको सीनियर को दिखाने होते हैं। मतलब एक पर्सन काम करेगा, शाम को वो अपने सीनियर को दिखाएगा, वो उसे चेक करेगा और अप्रूव कर देगा। बताइए होता है ऐसा? हाँ सर। तो इसे ही इंटरनल चेक का नाम दिया है। इसे ही क्या नाम दिया गया है? इंटरनल चेक का नाम दिया गया है, राइट? ओके। तो इसका मतलब ये हो गया सर, इसका मतलब एक पर्सन का किया हुआ काम अगर दूसरा पर्सन चेक कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल चेक, राइट? ओके, देखते हैं। इंटरनल चेक सिस्टम, practically a continuous internal audit, is carried on by staff itself. The work done by one individual, नवीन को बोल दो रिप्लाई करें पढ़ें तो ज्वाइन करें वरना ज्वाइन ना करें, ठीक है? द वर्क ऑफ वन इंडिविजुअल इज चेक्ड बाय अदर, एक बंदे का किया हुआ काम दूसरा बंदा चेक करेगा। इन द स्टाफ इंटरनल चेक इज वैल्यूएबल पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब ये हम क्या करते हैं, इसको एक पॉलिसी बना देते हैं हमारी। हम ये कह देते हैं कि सर ये हमारी पॉलिसी है कि हमारे यहाँ पे एक बंदे का किया हुआ काम दूसरा बंदा चेक करता है ताकि गलती ना हो, ठीक है? तो इट बिकम्स ए पॉलिसी, राइट? Internal check is an arrangement of staff duty where none is allowed to carry through and record every aspect of a transaction, ठीक है? इसका मेन पर्पस देखिए यही है कि कोई भी पर्सन, देखो ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये इसका कोर कंटेंट है। कोई भी पर्सन एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट ना कर पाए, इस तरीके से सिस्टम सेट किया जाता है, ड्यूटी बांटी जाती है, ठीक है? जैसे मैंने एक दिन आपको एक एग्जांपल दिया था बैंक का, कि जब हम बैंक में केस लेने जाते हैं तो होता क्या है, छोटा बैंक है, छोटी ब्रांच है, छोटे गांव में है, तो वहां पे सिंगल काउंटर होता है। सिंगल काउंटर होने का मतलब जो कैशियर होता है, आप उसके पास जाएंगे, उसको अपना चेक देंगे, वो उस चेक के ऊपर अकाउंट नंबर चेक करेंगे, सिग्नेचर चेक करेंगे, सारी चीजें खुद ही करेगा और आपको पेमेंट दे देगा खुद ही सामने वाले अकाउंट होल्डर के अकाउंट में डेबिट कर देगा। सारा काम वो एक बंदा ही कर देता है, ठीक है? पर जब आप बड़े बैंक में जाएंगे, बड़ी ब्रांच के अंदर, तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। पहले एक पर्सन को आपको चेक दिखाना हो, वो पर्सन क्या करेगा, आपके चेक को वेरीफाई करेगा, चेक असली है या नकली है, उसके सिग्नेचर, उसका बैलेंस, ये सब वेरीफाई करेगा। फिर वहां से चेक जाएगा कैश काउंटर के ऊपर, जहां से आपको टोकन के जरिए बुलाया जाएगा और आपको कैश पेमेंट कर दिया जाएगा। अगेन वहां से वो चेक जाएगा तीसरे काउंटर के ऊपर और वहां पे जाके उस चेक की एंट्री होगी और वो सामने वाले अकाउंट होल्डर के अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा। अब मुझे बताओ, फ्रॉड होने के चांसेस कौन से केस में ज्यादा है, पहले वाले के या बाद वाले? मतलब सिंगल विंडो या मल्टीपल विंडो? ओके, जो रिप्लाई नहीं करेगा मैं उसको वेटिंग रूम में डाल दूंगा, और अगर मैंने आपको वेटिंग रूम में डाल दिया है
तो समझ लीजिए जानबूझ के डाला है, एंड विल नॉट अलाउड इन होल क्लास, पूरी क्लास में फिर मैं अलाउ नहीं करूंगा। समझ गए? तो जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले, और जिसको नहीं पढ़ना है वो छोड़ सकता है। समझ गए बात को? अगर मैंने आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है, दैट मीन्स यू आर नॉट रिप्लाइंग। समझ गए? ओके। कुछ कह रहे हैं सर, ज्यादातर कह रहे हैं सिंगल, और कुछ कह रहे हैं मल्टीपल। अंजलि कह रही है यस। यस का मतलब क्या हुआ अंजलि? अंजलि यस का मतलब क्या? अंजलि, अंजलि, इसमें क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है? तुम्हें पता ही नहीं है मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है। अब रिप्लाई करना जरूरी है तो तुमने यस लिख दिया। कुछ भी हो जाए, बस नेटवर्क प्रॉब्लम है, सीधा सा बहाना है, नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए, सिंगल विंडो पे ज्यादा फ्रॉड होगा। सिंगल विंडो पे होगा, क्यों? अरे भाई, अकेला कंप्लीट करने वाला ट्रांजेक्शन है, खुद नहीं। सपोज करो एक इनका क्लाइंट है, वो इंडिया में नहीं रहता, इंडिया के बाहर रहता है, राइट? इस कैशियर को कहीं पैसे की जरूरत पड़ी, है ना? तो कैशियर ने क्या किया, एक चेक, जो ल्यूज चेक मिलता है ना बैंक में, उसने एक चेक भरा, उसके फर्जी साइन किए, खुद ही चेक पास किया, खुद ही पैसा विड्रॉ किया, और खुद ही उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। बताओ, कर सकता है अगर अकेले हाथ में काम है तो? हाँ जी सर, कर सकता है। पर अगर यही काम 3 लोगों को करना होता, कि पहले एक बंदा चेक वेरीफाई करेगा, फिर एक बंदा उसका पेमेंट करेगा, और फिर तीसरा बंदा उसकी एंट्री करेगा, तो क्या वो कर सकता था? नहीं। ठीक है। और अगर किसी ने करने की कोशिश भी की तो वो जल्दी पकड़ा जाएगा, तो इसलिए इंटरनल चेक लगाया जाता है। तो विदाउट कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है मिल जाना आपस में, मिली भगत जिसको बोलते हैं, without collision between two or more person, fraud is prevented. At the same time, possibility of error and fraud are reduced to the minimum. बताइए, ओवरऑल पूरी बात समझ गए? इंटरनल चेक क्या है? ओके, ठीक है। अब आ जाइए आगे। ऑडिटर्स ड्यूटी इन रिगार्ड टू द इंटरनल चेक। इंटरनल चेक से रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या ड्यूटी, ऑडिटर क्या चाहते हैं, मतलब ऑडिटर को करना क्या है? In the case of big organization where there is a good internal check system, the auditor may a great extent presume the accuracy on accounting. आप एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करने गए, और वहां पे जाते हैं, सबसे पहले आपने ये देखा कि यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम है क्या? ठीक है। और वहां पे वैसा सिस्टम लगा हुआ है, बहुत अच्छा सिस्टम, तो क्या आपके लिए फायदा हो जाएगा? आपको ये लगेगा कि सिस्टम अच्छा है तो अकाउंट भी सही होंगे। हाँ। अब आप क्या करेंगे, जब आपको सिस्टम सही लग रहा है तो आप अपनी चेकिंग को थोड़ा कम कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करेंगे, सिस्टम अच्छा है तो सब कुछ सही है, नहीं, फिर आपको बुलाते ही क्यों? अगर सिस्टम पे ही विश्वास होता तो फिर आपको क्यों बुलाते? तो आप अपनी चेकिंग को कम कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं करना है। समझ गए? ही शुड अप्लाई फ्यू टेस्ट, दैट इज ही शुड चेक फ्यू ट्रांजेक्शन हियर। तो आपको पूरे ट्रांजेक्शन चेक नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल, 1,000 ट्रांजेक्शन हो रखे हैं, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा है, तो आप इन 1,000 में से 100 ट्रांजेक्शन चेक कर लो तो इनफ है। ठीक है। और अगर ये सिस्टम अच्छा नहीं है, खराब है, तो फिर आपको इसमें 300-400 आइटम चेक करने पड़ेंगे। समझ गए? तो इस तरीके से आपका काम कम कर सकते हैं आप, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। ठीक। नेक्स्ट आ जाइए। इफ ही फाइंड देयर इज नो मिस्टेक, अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम परफेक्ट है, देयर इज नथिंग टू अराउज हिज सस्पिशन, he may presume that the accounts are correct
The existence of good internal check system reduce the great extent work of auditor, but does not reduce liability. To what extent auditors should depend upon the internal control system will depend upon his tech, skill, experience and judgment. Okay? मैं दोबारा पूरा समझा देता हूं, एक बार आराम से समझ लीजिए. इंटरनल कंट्रोल चेक, ठीक है, या इंटरनल चेक सिस्टम हम बोल सकते हैं. आप ऑर्गेनाइजेशन में गए और वहां पे बहुत अच्छा सिस्टम सेट है. अब बहुत अच्छा सिस्टम सेट है तो आप क्या करेंगे? आप सैंपलिंग लगा लेंगे. आप क्या कर देंगे? आप सैंपलिंग लगा लेंगे कि भाई इतना चेक कर लो, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है. राइट, ओके. अब ये बात कोई कहीं लिखी हुई नहीं है कि कैसा सिस्टम हुआ तो कितना चेक करना है और कैसा सिस्टम हुआ तो कितना चेक करना है. ये सब कुछ आपके प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है, ये सब कुछ आपके जजमेंट पे डिपेंड करता है. बोले क्लियर है पॉइंट? ठीक है. अच्छा, ये चेक करने के बावजूद अगर कुछ कमी रह जाती है, मान लो हमारी ओपिनियन गलत हो जाती है या रिस्क जो होती है, क्या हम ये कह सकते हैं कल को अगर फ्रॉड पकड़ा गया और कुछ पता चला तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भैया मैं क्या करूं, वो तो होने के चांसेस, अराउज का मतलब होना, उसको ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई सस्पिशियस है, संदेह के घेरे में कोई नहीं. ओके नवीन? समझ गए? तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए अगर कल को कोई गड़बड़ हो जाती है, हमारी ओपिनियन गलत हो जाती है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सर मेरी गलती नहीं है, सिस्टम अच्छा था तो इसलिए मैंने चेक नहीं किया? बताइए, सिस्टम बहुत अच्छा था तो मुझे क्यों चेक करना था? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आपकी खत्म नहीं होती, लाइबिलिटी कभी खत्म नहीं होती. विश्वास कर रहे हो तो आप अपनी रिस्क पे कर रहे हो. अगर सिस्टम अच्छा भी है और फिर भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो पूरा चेक करो. समझ गए? बता दीजिए, ऑडिटर की ड्यूटी समझ में आ गई? बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहेगा? नहीं, ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए सर, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स. हाँ, उसी को बोल रहा हूँ, हॉर्न की जो वही सारी उसी का बोल रहा हूँ यार, क्या करें. ओके, चलिए, पर मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा उसकी वजह से. हाँ ठीक है. हाँ फिर ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स. अब ये क्या है? अभी मैंने इसका नोट्स फाइनलाइज नहीं किया है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है ये. ठीक है, अभी इसको फाइनलाइज करना बाकी है, तो अभी मैं फाइनल नोट्स नहीं दे रहा हूँ आपको इसके. अभी सुन लीजिए, समझ लीजिए इसका मतलब क्या है. देखो, आप एक इंटरनल ऑडिटर हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, कोई भी ऑडिटर है, आप ऑर्गेनाइजेशन में गए और जाके आपको चेक करना है कि इनका सिस्टम कैसा है. बताओ कैसे चेक करोगे भाई सिस्टम कैसा है? कैसे चेक करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि सिस्टम अच्छा है या नहीं? तो आपके पास ज्यादा टाइम तो है नहीं कि आप सारे सिस्टम को एक एक करके चेक करने बैठ जाओ. बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
तो अपन जो ये कह रहे हैं ना कि वहां का सिस्टम अच्छा हुआ तो हमें कम काम करना पड़ेगा, आपको कैसे पता चलेगा वहां का सिस्टम कैसा है? मैनेजमेंट से बात करके। ओके। और कुछ कुछ कह रहे हैं ऑब्जर्व करके, कुछ कह रहे हैं मैनेजमेंट से बात करके, कुछ कह रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक क्वेश्चन लिस्ट लेके जाते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। मैनेजमेंट तो अपना सिस्टम अच्छा ही बताएगा ना। हाँ देखो सुनो क्या है, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन की लिस्ट बना के ले जाते हैं। उस लिस्ट में 20, 30, 50 क्वेश्चन होते हैं, और हमने जाते ही वो सारे क्वेश्चन हर डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, है ना, परचेज डिपार्टमेंट है उसको दे दिया एक, है ना, सेल डिपार्टमेंट को दे दिया, एक इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को दे दिया, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया। इस तरीके से वो एक फॉर्म सबको दे देते हैं, समझ गए? उस फॉर्म में उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड या जनरल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उनसे ये समझ में आ जाता है। जैसे लिखा हुआ है कि भाई कितने लोग स्टाफ कौन है, क्या आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं, दिन में कितनी बार इसको चेक किया जाता है, क्या ये सिस्टम अब नॉर्मल ट्रांजेक्शन पकड़ लेता है, क्या आपने ऐसा कुछ किया हुआ है, क्या आप सीनियर के सिग्नेचर लेते हैं, क्या कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले आप अप्रूवल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसमें, समझ गए? और उन क्वेश्चन के आंसर आपको उनसे लेने। तो आप जाते ही क्या करेंगे, जैसे मैं क्लास में आया, हाँ सर्वे जैसा, बिल्कुल 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 सर्वे जैसा। तो मैं ना जैसे क्लास में आया, अब मुझे तुम सब लोगों से कुछ जानना है, अब मैं पूछूंगा तो हो सकता है आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, या आप समझा ना पाओ अपनी बात को, या हो सकता है सबके सामने अपना कहना चाहो, ठीक है, और एक एक से पूछो, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने सबको एक फॉर्म बांट दिया और लिख दिया कि इसमें अपने निशान यस, नो, वेदर, मे बी, कैन बी, जो भी आपको लिखना है वो जो भी ऑप्शन होंगे उस तरीके से आप जवाब दे दो। अब आप, मैंने जाते सारे डिपार्टमेंट वालों को दे दिया कंपनी में, उन डिपार्टमेंट वालों ने वो क्वेश्चनर भर के मुझे लाके दे दिया। अब मैं उनको लेके बैठा, क्या मुझे समझ में आ जाएगा इनका सिस्टम कैसा है? यस। तो ये होता है तरीका इंटरनल कंट्रोल को चेक करने। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरीज जो बोल रहा है ना, इसका मतलब हो गया कि वो सर्वे लिस्ट बोल दीजिए, क्वेश्चन बैंक बोल दीजिए, वो दे देते हैं, उसमें आपको जवाब देना होता है जिससे बात समझ में आ जाती है। आपने कई बार डॉक्टर को देखा होगा, या फिर साइकेट्रिक्स, कोई भगवान ना करे कि आपका कभी जाने का काम पड़े वहां पे, पर जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स होते हैं, साइको होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको प्रॉब्लम समझने के लिए, अब साइकोलॉजिकल आदमी को खुद को नहीं पता होता मुझे समस्या क्या है, तो उसकी समस्या समझने के लिए भी वो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं कि भाई क्या आपको गुस्सा आता है, आपको नींद कितनी आती है, वगैरह वगैरह। वो ऐसे 10, 12, 15 क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको स्टेट ऑफ माइंड समझ में आ जाता है आपका कि आप किस थॉट में चल रहे हैं, समझ गए? तो वैसे ही इंटरनल कंट्रोल का असेसमेंट हम करते हैं। आगे बात समझ में? ओके। अभी नोट्स इसके रेडी हो जाएंगे तो आप पढ़ सकेंगे, अभी मत पढ़ना है इसको। अब यहाँ पे आइए। अब एक तो हो गई ये कंट्रोल लिस्ट, चलो मैं इसको छुपा देता हूँ, पहले आपसे पूछता हूँ। ये तो हो गई भैया क्वेश्चनरी जो हम डिपार्टमेंटल हेड से भरवाएंगे। एक होती है चेक लिस्ट। ऑडिट करने के दौरान जब हम जाते हैं ऑडिट करने के लिए, तो हम एक चेक लिस्ट बना के लेके जाते हैं। बताओ दोनों बातों में क्या फर्क है, क्वेश्चनरी में और चेक लिस्ट में क्या फर्क है? बता सकता है कोई? होता है, मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड क्वेश्चन होता है, ऑडिटर ऑडिटर को काम करना होता है। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्वेश्चनर में और चेकलिस्ट में क्या फर्क होता है? रिया कह रहे हैं। राइट।
और कोई? चेकलिस्ट में और क्वेश्चनर में क्या फर्क? ओके, रिया का भी ठीक है, प्राची का भी ठीक है, और अभी माइक पे किसने बताया था? सर मैंने बताया था। किसने? नाम बता दो बेटा, आवाज कई बार समझ में नहीं कीर्ति। आता। ओके 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 बेटा। और अंजलि? ओके कीर्ति बेटा। अंजलि? यस क्या होता है? अरे जवाब दो भाई, हर बात में यस। वेरी गुड, प्रेरणा का भी सही है। गौतम? अंजलि सही नहीं है जवाब तुम्हारा। अभिनव? अभिनव? अंजलि अपना आंसर सही करके बोलो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करके बोलो। क्वेश्चनर क्वांटिटेटिव डेटा ऑब्जर्व के लिए होता है। नो 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 नो, बिल्कुल गलत जवाब। चलिए सुनिए, देखो, सबसे सिंपल बात तो आपको ये पता होनी चाहिए भैया, चेकलिस्ट कौन फिल करता है? चलो बताओ, चेकलिस्ट को फिल कौन करेगा? चेकलिस्ट को फिल कौन करेगा? ऑडिट टीम मेंबर्स। ये एमसीक्यू आता है, ध्यान रखना। ऑडिट के टीम मेंबर जो होते हैं वो फिल करेंगे चेकलिस्ट को, क्योंकि ऑडिट का काम टीम मेंबर्स का होता है, जो आर्टिकल असिस्टेंट बोल सकते हैं आप, उनका है। क्वेश्चनर को फिल कौन करेगा? जो डिपार्टमेंट के हेड होंगे वो करेगा। एम्प्लॉइज बोल सकते हैं आप, एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट हेड जो है वो करेंगे। ओके, चेकलिस्ट इसलिए बनाई जाती है कि कोई काम ऑडिट होने से रह ना जाए, और क्वेश्चनर इसलिए बनाई जाती है ताकि वहां के सिस्टम को समझा जा सके। ठीक है, तो सुनिए, पॉइंट ऑफ टाइम चेकलिस्ट कब होती है सर? तो कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, जब ऑडिट कम स्टार्ट होती है तब तो हम चेकलिस्ट इशू करते हैं, और जब ऑडिट खत्म हो जाती है तो चेकलिस्ट का काम भी खत्म हो जाता है। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन आप किसी भी वक्त दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपका असेसमेंट करना चाहे। जनरली ये भी ऑडिट स्टार्ट करते टाइम पे ही भरवा ली जाती है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितनी ऑडिट करनी है, किस तरीके से ऑडिट करनी है। समझ गए? ओके। इश्यू टू किसको दी जाती है? चेकलिस्ट ऑडिट स्टाफ को दी जाती है, और क्वेश्चनर अलग अलग लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको दी जाती है। ठीक, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इट कंटेन इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय ऑडिट असिस्टेंट्स।
किस ऑडिट असिस्टेंट को क्या क्या करना है वो पता होता है चेकलिस्ट से, और क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग एम्प्लॉय के, उनको आंसर करने हैं। ये इसका मेन चीज है। ये एक गाइडेंस के रूप में काम करता है ताकि कोई अमाउंट, कोई आइटम अनचेक ना रह जाए, और ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया जाता है। बताओ जी, डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे 3 आइटम दे रखे हैं आपको, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक। तो देखो इनको समझो पहले, ये क्या है। इंटरनल कंट्रोल होता है सबसे पहले, इसी का हिस्सा होता है इंटरनल चेक, और इसी का हिस्सा होता है इंटरनल ऑडिट। पहले तो ये बात क्लियर करो। इंटरनल कंट्रोल, उसके 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। मतलब मैंने पॉलिसी बनाई, और इस तरीके की पॉलिसी बनाई कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड ना हो, गड़बड़ ना हो, तो क्या उसके लिए मैं इंटरनल चेक लगाऊं? हाँ। उसके लिए मैं इंटरनल ऑडिट कराऊं? हाँ। तो दोनों ही काम मैं किस लिए करवा रहा हूं? अपने अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए दोनों ही चीजें इंटरनल कंट्रोल के अंडर में आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं डिफरेंस वन बाय वन। मीनिंग, मीनिंग आप तीनों का जानते हैं, इंटरनल ऑडिट का भी जानते हैं, इंटरनल कंट्रोल का भी जानते हैं, और इंटरनल चेक का भी जानते हैं। इंटरनल ऑडिट का मतलब रिव्यू है फाइनेंशियल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब इन दोनों का कॉम्बो, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट का कॉम्बिनेशन। और इंटरनल चेक का मतलब एक काम दूसरा बंदा चेक करे, एक बंदे का किया हुआ काम दूसरा बंदा चेक करे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल चेक। ठीक है, आगे आ जाइए, क्यों करवा रहे हैं सर? इंटरनल ऑडिट हम इसलिए करवा रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवेल्युएशन कर सकें। ठीक है। और इंटरनल कंट्रोल इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम हमारी पॉलिसियों को मेंबर के इंटरेस्ट में लगा सकें, या फिर ये इंश्योर कर सकें कि हमने जो पॉलिसी बनाई है वो मेंबर्स के फायदे के लिए है। मेंबर का मतलब होता है मालिक, शेयर होल्डर्स। ठीक है। और इंटरनल चेक हम इसलिए लगाते हैं कि जो भी इम्प्लॉय काम कर रहा है वो इफेक्टिवली काम करे, उसे पता होना चाहिए कि शाम को मेरा किया हुआ काम कोई ना कोई चेक करेगा, तो वो उसको बड़े ही ध्यान से करें, उसमें लापरवाही ना करें। पॉइंट ऑफ टाइम कब होती है सर? बताओ, इंटरनल ऑडिट कब होती है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम होने के बाद। इंटरनल ऑडिट कब होती है? काम होने के बाद। इंटरनल कंट्रोल चलता ही रहता है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है। और इंटरनल चेक, इंटरनल चेक काम के दौरान ही होता है, डेली बेसिस पे होता है, तो जाहिर सी बात है काम के दौरान ही हो गया। रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट मैनेजमेंट को जाती है, जिसको हम बीओडी बोल सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्ट मेंबर्स को जाती है, क्योंकि शेयर होल्डर जो फाइनेंशियल ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। और इंटरनल चेक जो उससे सीनियर ऑफिसर होता है उसके पास रिपोर्ट जाती है। अब मुझे बताओ इनमें सबसे महंगा काम क्या है? ये देखो, सबसे महंगा काम क्या है? कंट्रोल, ऑडिट, या क्या? देखो, कंट्रोल के लिए आपको इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, आपको लोग लगाने पड़ेंगे, आपको पॉलिसीज वगैरह सब बनानी पड़ेगी, तो सबसे महंगा काम तो ये है। ठीक है।
क्योंकि ये इसका पार्ट है इंटरनल ऑडिट। तो जाहिर सी बात है इंटरनल ऑडिट इससे महंगा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। ठीक है? और इंटरनल चेक तो बहुत आसान है, बहुत सस्ता है। हमारे पास स्टाफ तो है ही ना, बस हमने कर दिया क्या, ए का काम बी चेक करेगा, बी का काम सी चेक करेगा, तो उससे हमारी कोई कॉस्ट थोड़ी बढ़ रही है। समझ गए? तो ये कॉस्टली है, ये ज्यादा कॉस्टली है और इसकी कोई कॉस्ट है ही नहीं। बता दो एक बार, यहां तक कोई डाउट है तो। हाँ, इंटरनल चेक जो ऑडिट टीम है वही करती है ना। नहीं 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 नहीं, एक 3 मेंबर का काम नहीं, नहीं बेटा नहीं, गलत गलत। अभी क्या कहा था, इंटरनल चेक कंपनी के एम्प्लॉय करते हैं, इंटरनल चेक हमारी टीम नहीं करती। इंटरनल चेक मतलब कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी में एक बंदा जो काम करेगा उसको कंपनी का दूसरा बंदा चेक करेगा। ठीक है, ऑडिट टीम के लिए नहीं है वो चीज। और बोलिए। यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं है? चलिए आज इतना ही करते हैं, कल करेंगे आगे। इसको आप पढ़ लेना, वैसे तो मैंने आपको पीडीएफ भेज दी है और कोशिश करूंगा रात तक फाइनल पीडीएफ भेज दूंगा आपको।